हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। चुनाव प्रचार थमने में महज कुछ मिनटों का वक्त बाकी रह गया है और उसके बाद चुनाव का शोर थम जाएगा। वक्त सिर्फ इतना होगा कि आप घर जाके किसी से मिल सकते हैं अगर आप उम्मीदवार हैं, और वहां जाके अगर आप चाहें तो कन्विंस कर सकते हैं। कोई जनसभा, कोई रैली, कोई रोड शो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच सियासी समीकरण क्या कहते हैं हरियाणा के, ये भी जानना जरूरी है कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं। इसीलिए हरियाणा न्यूज ने एक सर्वे किया। आपको बता दें 12 तारीख से 18 तारीख तक, 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में यह सर्वे किया गया है और इस सर्वे में हमने 150 सैंपल साइज लिया है हर विधानसभा में, और कुल 90 में 13,500 सैंपल साइज के जरिए हम आपको लोगों की राय बताएंगे। ये भी बताएंगे कि उम्मीदवारों के नाम पर हमने उनसे ये सर्वे में पूछा कि आपके पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। लेकिन इन सबसे पहले चर्चा जो है शुरू करने से पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, और उससे पहले 2014 के जो नतीजे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 47 बीजेपी को, 15 कांग्रेस को, 19 INLD को और अदर्स यानी कि अन्य को 9 सीटें मिली थी। ये पिछले चुनाव के समीकरण हैं, पिछले चुनाव के नतीजे हैं। 2014 में जब नतीजे आए थे, पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी हरियाणा में 47 सीटों के साथ। कांग्रेस 15 सीट लेकर आई थी, जो 10 साल शासन करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या मोदी फैक्टर जो भी कहिए उसकी वजह से तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। INLD हालांकि तब मुख्य विपक्षी दल था, 19 उनके पास सीटें थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। यह पिछला समीकरण बता रहा है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जल्दी से, और उसके बाद आपको एक एक करके जैसे जैसे हमारे सर्वे की काउंटिंग चल रही है, जैसे जैसे राउंड वाइज आते जाएंगे नतीजे, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले ऐसी गणित को अपने पक्ष में करने के लिए हर पार्टी, हर दल हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन किसकी कोशिशें कामयाब होंगी और किसकी कोशिशों में कमी रह जाएगी, ये 24 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही साफ होगा। लेकिन हरियाणा न्यूज ने जनता का मूड भांपने के लिए सबसे सटीक सर्वे किया। हर विधानसभा में गांव, कस्बों और शहरों को कवर किया। हर उम्र, हर तबके से वहां के उम्मीदवारों के नाम पर सर्वे कराया। हर विधानसभा में 150 के सैंपल साइज के साथ हमने कुल 13,500 के सैंपल इकट्ठा किए। ये सर्वे हमने 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच किया। यूं तो हर सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर होता ही है और ये असल नतीजे नहीं होते, लेकिन हरियाणा न्यूज के सर्वे हमेशा असल नतीजों से काफी मेल खाते रहे हैं। हमारे नतीजे हर बार असल नतीजों के करीब रहते हैं। हमने हर बार अपने सर्वे से साबित किया है कि सबसे भरोसेमंद चैनल होने का मतलब क्या होता है, 18 सालों का अनुभव क्या होता है। एक बार फिर से हरियाणा की जनता का मूड हमने इस सर्वे के जरिए जानने की कोशिश की है। रिपोर्ट के बीच में ही आखिर में आपने देखा आकाशवाणी हो रही थी। इसका मतलब पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। पहले राउंड में 25 सीटें हैं। उसके बारे में आपको बताएं कि कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे है। उससे पहले अपने मेहमानों से मिला देते हैं फटाफट। एडवोकेट डॉक्टर शालिनी यादव, चुनाव विशेषज्ञ, योगेश कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, प्रदीप नरूला जी, वरिष्ठ पत्रकार, और अमित नेहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। पहली आकाशवाणी हो चुकी है, यानी कि पहले 25 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। हमारे सर्वे के हिसाब से पहले 25 सीटें जो हैं उनमें क्या आंकड़े हैं निकलकर सामने आते हैं, वो अभी आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, मुलाना, साढ़ौरा, जगाधरी, यमुनानगर, रादौर, लाडवा, शाहबाद, थनेसर, पिहोवा, गोहला, कलायत, कैथल, पुंडरी, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध, पानीपत सिटी, इसराना, समालखा, गन्नौर, राई और चलिए 25 सीटें जो है। राउंड 1 के नतीजे अपनी टीम से गुजारिश करूंगा जरा नतीजे जो हैं वो दिखा दें। पहले राउंड में 25 सीटें और उसमें नतीजे क्या हैं। बीजेपी को मिल रहे हैं 14 से 17 सीटें यहां मिल रही हैं। 25 सीटों में से लीड कर रही है बीजेपी। कांग्रेस को 5 से 7 सीटें, जेजेपी को 1 सीट मिल सकती है यहां, HLP को कोई सीट नहीं मिल रही है।
आईएनएलडी को कोई सीट यहां नहीं मिल रहा और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा रही हैं। पहले 25 सीटों का ये जो समीकरण निकल के सामने आ रहा है वो आपके सामने है। फिर से दोहरा देते हैं, पहले 25 सीटों में 14 से 17 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 5 से 7, जेजेपी के खाते में 0 से 1, एचएलपी क्योंकि इस इलाके में लड़ ही नहीं रही है उसके खाते में एक भी सीट नहीं है, आईएनएलडी को एक भी नहीं मिला है, खाता नहीं खुला अब तक आईएनएलडी का, और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा रही हैं। योगेश जी, इस पर आपका कमेंट फटाफट। चैनल पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस साइड की अगर हम बात करें तो वहां कांग्रेस कोई बहुत अच्छा नहीं करने जा रही है, तो बीजेपी का ये है। बल्कि मैं ये मान के चल सकता हूं कि अगर मान लो माहौल ऐसा जब होता है तो हो सकता है जो 5 बता रहे हो शायद 5 मतलब लोअर साइड में ही शायद कांग्रेस वहां पे रह सकती है और बीजेपी अपर साइड में जा सकती है। वो जो 75 पार की बात कर रहे हैं उस तरफ बढ़ता देख रहे हैं आप? नहीं, वो बाद में बात करेंगे, वो पूरे जो आएंगे पूरा तो होने के बाद करेंगे, वो बाद में करेंगे। बट ऐसा मान के चलता हूं मैं कि जब सराउंडिंग में ऐसा माहौल हो जाता है हाँ। तो सराउंडिंग से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है और उस फर्क से बीजेपी लीडिंग साइड में नजर आती है और उस साइड में होगी भी। उसके कई रीजंस हैं, तो उन रीजंस की वजह से वहां पे हो सकती है। नेहरा साहब, देखिए ये जो एरिया है जीटी रोड बेल्ट कहलाता है, इसको जीटी रोड कहते हैं। पिछली बार भी यहाँ पे बीजेपी ने निश्चित तौर पे अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन इस बार थोड़ा सा डाउन रहेगा। हो सकता है 1-2 सीट का करेक्शन हो। देखिए विधानसभा में प्रति विधानसभा 150 का जो सैंपल है वो बहुत बड़ा सैंपल नहीं कहा जा सकता। कम से कम 1% का सैंपल अगर लिया जाए तो नतीजे काफी हद तक वास्तविकता के करीब होते हैं। तो उसमें यह है कि कम से कम 1,500 से 2,000 के आसपास सैंपल चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी गलतियों की गुंजाइश रहती है, लेकिन फिर भी ये है कि रुझान थोड़ा सा आ रहा है, बीजेपी के फेवर में है, तो काफी हद तक फेवर में है भी। देखिए उसमें मुझे ये लगता है कि जेजेपी की जो 1 सीट है वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि शाहबाद में जो प्रदर्शन है वो जेजेपी का अच्छा है, रामकरण काला है। हाँ। बाकी उसको पिछली बार भी वो 500 550 वोट से हारे थे। तो अगर ये देखा जाए क्राइटेरिया तो अच्छा है। बाकी कालका, पंचकुला, सढौरा, नारायणगढ़, इसमें काफी हद तक कांग्रेस की स्थिति काफी बेटर हुई है। और इधर आप आ जाइए समालखा है और नरवाना भी इसमें शामिल किया है क्या? नरवाना नहीं है, नरवाना नहीं। तो जगाधरी, यमुनानगर वगैरह है। जगाधरी में देखिए बीएसपी की पोजीशन बहुत अच्छी है, वहां पे बीजेपी का मुकाबला बीएसपी से है, क्योंकि स्पीकर की सीट फंसी हुई है वहां पे भी। तो कई तरह की चीजें हैं, निर्दलीय भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कई जगहों। निर्मल सिंह है, वो अपना अच्छा टक्कर दे रहे हैं अंबाला सिटी में। तो काफी हद तक कहा जा सकता है कि ठीक है। करेक्शन की थोड़ी सी गुंजाइश है, मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी के प्रदर्शन में। तो मतलब आप 25 में ऊपर करना चाहते हैं, नीचे करना थोड़ा चाहते सा हैं? नीचे करना चाहते हैं। ठीक है योगेश जी, माफी चाहूंगा प्रदीप जी। जी देखिए, ये बात ठीक है कि जीटी रोड बेल्ट जो है इसमें शहरी क्षेत्र ज्यादा आता है और बीजेपी हमेशा शहरी क्षेत्र में अच्छा करती है। जब भी ग्रामांचल की सीट आएंगी उनमें प्रदर्शन दूसरी पार्टियों का जोरदार टक्कर होती है। तो शहरी क्षेत्र में ये मान के चलते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन काफी समय से, बहुत पहले से भी अच्छा रहा है, क्योंकि भले वो सीट में कन्वर्ट ना होती हाँ, रही हो। ये शहरी क्षेत्र में, हरियाणा में शहरी क्षेत्र की पार्टी पहले से मानी जाती रही है और जितनी सीटें आपने गिनवाई इसमें ज्यादातर शहरी क्षेत्र की सीटें हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो आपके आंकड़े हैं ये लगभग अप टू द मार्क हैं। ठीक है, लेकिन उधर अगर कालका, पंचकुला उस तरफ बात करें तो उस तरफ कांग्रेस मजबूत दिख रही है। देखिए टक्कर, हम मजबूती क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो पहले का 2-3 साल का काल हमने देखा है जिसमें पार्टियों की पोजीशन हमने देखी है, कांग्रेस की पोजीशन बहुत ही डाउन रही है। उसको मद्देनजर देखते हुए जब टक्कर की बात आती है तो हम कहते हैं कि हाँ नहीं, बहुत अच्छी पोजीशन है। और बहुत अच्छी पोजीशन में विनिंग पोजीशन क्या है, कितनी है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, शालिनी जी। जी बिल्कुल, मैं नेरुला साहब से सहमत हूँ बिल्कुल कि वो जो बेल्ट है वहाँ पे जो आपके आंकड़े आए हैं वो लगभग सही ही हैं। उसमें एक फैक्टर और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न हरियाणा जहाँ ये जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हमने लोकसभा के टाइम भी देखा है कि इस एरिया में काफ़ी
बढ़ोतरी मिली थी बीजेपी को, और अब भी ये एक SC/ST बेल्ट माना जाता है, और SCs को लेके जो एक फ्री लोन्स, कोलैटरल फ्री लोन जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, उसका भी इन्फ्लुएंस और उसका एडवांटेज इनको डेफिनेटली मिलेगा। एक तो क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हो रखा है इस वक्त, तो ये कम्युनिटीज जो हैं, और जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है कि कास्ट्स के अंदर सब कास्ट्स को अपनी तरफ ले लेने का, नए जो वो एक तरीके से नए सोशल इक्वेशंस जो बना रही है अपने इलेक्शंस को लेके, और जिस स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसके मद्देनजर वो महज कुछ 12% से 2009 में आज 58% तक पहुंच गई थी लोकसभा में, तो उसका फैक्टर जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करेगा इलेक्शन को आपकी बात। ठीक है, एक चीज बताइए नेहरा साहब कि ये जो इलाका है इसमें अगर कालका, पंचकुला, नारायणगढ़ छोड़ दें तो उसके बाद लगातार बीजेपी दिख रही है ज्यादातर सीटों पे। इसका सिर्फ ये कारण कि ये शहरी क्षेत्र है, या यहाँ आपको लग रहा है काम भी कोई फैक्टर होगा? देखिए, शहरी क्षेत्र तो ये पहले भी था, यहाँ पे कांग्रेस का भी एक छत्र राज रहा है, आप ये मत भूलिए। हाँ देखिए, अंबाला जो क्षेत्र है, अंबाला का एरिया, वो जनसंख्या का आपको रोक रहा हूँ आपके साथ। आकाशवाणी आ गई, इसका मतलब सेकेंड राउंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरे राउंड के क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं? बीजेपी को 17 से 23, अब ये टोटल हो गया 50 में से, पिछले राउंड को और इस राउंड को हम जोड़ के समीकरण बता रहे हैं। 17 से 23 बीजेपी, कांग्रेस देखिए बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। 12 से 17 सीटों पर, यानी कि 50 में 12 से 17 सीटों पर कांग्रेस है। जेजेपी 2 से 5 सीटों पर पहुंच गई है, पहले 1 सीट उसको मिल रही थी। एचएलपी, क्योंकि इसमें वो एरिया आ गया है, एचएलपी को 2 सीटें मिल रही हैं। इंडियन नेशनल लोक दल को 1 से 2 सीटें मिल रही है, और अन्य के खाते में, अन्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब ऐसी परिस्थितियां नजर आती हैं। 2 से 5 सीटें अन्य के खाते में भी जा रही हैं। ये दूसरा राउंड आपको बता दें कि कौन से इलाके का है। आप इसराना से आगे बढ़ेंगे, समालखा, गन्नौर, राई, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, जुलाना, सफीदो, जींद, उचाना, नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कलावली, डबली, रानिया, सिरसा, अलनाबाद, आदमपुर, उकलाना, नानौर और हांसी वाला जो इलाका है, ये उस बेल्ट की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। उस बेल्ट में और पहले जो हमने पहले राउंड में दिखाया, दोनों का मिला के ये समीकरण आपके सामने एक बार फिर से नजर डालिए। बीजेपी 17 से 23 सीटें, कांग्रेस 12 से 17 सीटों तक आगे नजर आ रही है, जीत उनको मिल सकती है। जेजेपी को 2 से 5, एचएलपी को 2 सीटों पर जीत मिल रही है, आईएनएलडी को 1 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 5 है। नेहरा साहब, देखिए ये काफी हद तक वास्तविकता के करीब आया है आंकड़ा, क्योंकि ये जो बेल्ट आई है ये देशवाड़ी बेल्ट है, और थोड़ा सा इसमें बागड़ भी है। बागड़ जो इलाका है सिरसा और हिसार का जो इलाका है। देशवाड़ी देखिए एरिया हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें पुराना रोहतक आप कह लीजिए, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, इसमें कोई शक नहीं है कि 14 सीटें हैं। 14 में से 12 सीटें मुझे लगता है कांग्रेस के खाते में हैं आज के दिन। और उसके बाद देखिए बाकी सीटें बहुत उलझी हुई हैं। नारनौंद की सीट है, बहुत उलझी हुई सीट है, और इधर देखिए कुलदीप बिश्नोई वाली सीट भी इसमें मेरे ख्याल से है। आदमपुर वो क्लियर है कांग्रेस की। और सिरसा में बड़ा टफ मुकाबला है। सिरसा में एक इनेलो की भी सीट है, अलोपा भी अच्छा बहुत तगड़ा मुकाबला दे रही है इसमें। तो ये जो इलाका है, इसमें अभी जो हमने रिजल्ट दिखाया, आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से उभर के इन इलाकों में सामने आई है? देखिए कांग्रेस अगर लीडिंग सीट पे रहेगी, विनिंग सीट पे रहेगी, तो इसी क्षेत्र के बल पे रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई सेगमेंट है नहीं जो इतनी ज्यादा उनको बढ़त दिलवा दे, क्योंकि भिवानी का इलाका आएगा, इधर अहिरवाल का इलाका आएगा, तो उसमें जेजेपी और बीजेपी का दिखेगा, गुड़गांव का है। तो अगर कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर फीडिंग होगी तो इस इलाके से होगी, वो ही कांग्रेस का भविष्य तय करेगी। ठीक है, प्रदीप जी, ये जो आंकड़े अभी हमने देखे, कांग्रेस के लिए क्या इसको फाइट बैक एरिया कहें? नहीं, देखिए फाइट बैक एरिया नहीं, जैसे अभी अमित नेहरा बता रहे थे कि देशवाली का इलाका है जहां हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र है। जिस प्रभाव क्षेत्र के चलते हुड्डा ने कांग्रेस से सारी चीजें मनवा ली, ये वो इलाका है, वो इन्फ्लुएंस है उनका, जिसके बल पे वो काबिज हुए हैं। तो वहां तो बट नेचुरल है कि वो जो हम पिछले 10 साल में बोलते आए कि सारे
जो विपक्ष आरोप लगाता आया कि भाई सारे काम हुए तो उधर हुए, तो वो बेल्ट जो है वो हुड्डा की बेल्ट है। निसंदेह लोकसभा में वो दोनों सीट हार गए हों बेशक, लेकिन उनके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। और ये क्षेत्र है जिसमें जिनके दम पे कांग्रेस सीटें लेगी, और मेरा मानना है कि एक दो ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन लगभग इसी क्षेत्र में ज्यादा उम्मीदें थी कांग्रेस। ठीक है, शालिनी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि मुद्दों को लेकर, क्या जो लोकसभा में मुद्दे थे वही मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये हम इम्पैक्ट देख रहे हैं? आपको लगता है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि ठीक है नेशनल मुद्दे अलग होते हैं और हम तो इस बार विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो यहाँ स्थानीय मुद्दे, विधायक का उम्मीदवार कौन है उसके ऊपर वोट करेंगे? देखिए गौरव जी, नॉर्मली असेंबली इलेक्शंस में लोकल मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपनी पॉलिटिक्स की है वो उन्होंने ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है कि देखिए देश के मुद्दे राज्य के और लोकल मुद्दों से बहुत ज्यादा बड़े हैं, और अगर देश अगर सही दिशा में चलेगा, देश की लीडरशिप सही हाथों में है, तो राज्य भी और लोकल लेवल के मुद्दे भी अपने आप उतने ज्यादा मायने नहीं रखेंगे, वो सही दिशा में ऑटोमेटिकली चल पड़ेंगे। उसके लिए जो नेशनल मुद्दा जो आर्टिकल 370 वाला है वो बहुत काफी हद तक इस मामले में इनकी मदद करेगा और कर रहा है। लेकिन जहां तक नरूला जी बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, ये कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पे, और कांग्रेस अगर सीट्स निकालेगी तो यहीं पे निकालेगी, यहीं पे उनके सबसे ज्यादा मुद्दे क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या 370 इतना बड़ा मुद्दा है आज की डेट में? क्या ट्रिपल तलाक मुद्दा है, या फिर मंदी, बेरोजगारी? लगातार हमने देखा कि किस तरह से कर्मचारी सड़कों पर है, लगातार हमने देखा कि कई चीजों पर सरकार का विरोध जो है वो हमने देखा। तो क्या ये मुद्दे आपको लगता है कि हाँ इस बार फैक्टर है इस इलेक्शन में? नहीं गौरव जी, मेरा मानना है कि जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं कि कर्मचारी सड़कों पे हैं, और ऑटो इंडस्ट्री में जैसे 1/5 ऑफ द लेबर फोर्स जो है वो हरियाणा से ही है, जो कि एक स्लो डाउन देख रहा है, एक मंदी देख रहा है। लेकिन एक तरफ ये जो है ये समूह है छोटे छोटे, इसके अलावा जो ज्यादा ग्रुप है, और जो नैरेटिव बीजेपी ने आर्टिकल 370 के थ्रू बनाने की कोशिश की है वो यही है कि हरियाणा में चूंकि फौज में जो लोग जाते हैं वो लगभग सबसे ज्यादा हरियाणा से जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, बहुत सारे सैनिक जो हैं इतने सालों में मारे भी गए हैं टेररिज्म की वजह से। तो मतलब ये इमोशनल करने की कोशिश की। योगेश जी यही सवाल आपसे है, क्या इस बार विधानसभा में सच में ऐसा है कि लोग उन मुद्दों को जो बीजेपी दिखाना चाहती है, चाहे वो नेशनल मुद्दे ही क्यों ना, उस पर लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं? क्या मोदी का वो इंपैक्ट है आज की डेट में, या वो समझ रहे हैं कि सरकार ने किया क्या नहीं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? देखिए आज मोदी जी आज रेवाड़ी में बोल रहे थे, मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने वही जो मैडम कह रही हैं उसी साइड डाइवर्ट करने की कोशिश की है जो हम पहले भी बात करते रहे कि मोदी जी चुनाव लड़ेंगे नेशनल इश्यूज पे, और उन्होंने हरियाणा का जहां जिक्र करने की कोशिश की वहां हरियाणा के जिक्र में कहीं पे भी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं बता पाए वो कि भाई ये उपलब्धि इनकी है, या मतलब इसके दम पे आप हमें वोट दो। उन्होंने फिर वो जिसे विरोधी लोग जुमला कहते रहते हैं, उन्होंने 2 सेकंड में कह दिया कि पाकिस्तान का पानी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो वो क्या है कि उनका तो नैरेटिव वही रहेगा, वो उसी साइड में लोगों को ले जाने की कोशिश करेंगे। अब कितने लोग आज रेवाड़ी में भी उन्होंने यही कहा, हम माताओं को, वीर माताओं को ये नमन है, और जो उनका लच्छेदार भाषण होता है, पर उस भाषण में अगर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, भी कंटेंट में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके लिए मैंने क्या किया, या मैं आपके लिए क्या करूंगा, या मेरा मुख्यमंत्री क्या करके गया, या मेरा मुख्यमंत्री अगला क्या करेगा, वो कुछ नहीं वो बोल पाए उसमें। उन्होंने कहीं पे भी किसी भी जगह पे बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं किया, या यही जो आपने इश्यूज जो कहे हैं इन पे एकदम वो मौन रहे। उसके अलावा जैसे बीच में वो विरोधी पार्टियां उठाती रहती हैं, वो बहुत बड़ा इशू भी है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल रहा पिछले 5 साल के अंदर, अब आगे आने वाले समय में वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये इन बातों पे वो एकदम चुप रह के वो अपनी लाइन डाइवर्ट कर जाते हैं और वो नेशनल इश्यूज पे ही रखना चाहते हैं। और हो सकता है अभी मैं एक बात फिर वो कर रहा हूं कि ये 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि मोदी जी इस चीज के मास्टर हैं, 1-2 दिन के अंदर कोई और नेशनल मंदिर का ही शायद कोई ऐसा शोर शराबा कर दें वो
कि वो यहां से तो वो नहीं कहेंगे कि क्योंकि आप तो यहां तो चुनाव की बातें बंद हो गई हैं आपकी, पर वहां पे आपको कौन रोकेगा? डिबेट आप जो चलेंगी अभी वो ऐसी चल सकती हैं दूसरी जगह पे कि अभी मंदिर बन जाएगा, ये एक मोबिलाइज करने का, उन्हीं चीजों पे मोबिलाइज करने का जिन लोगों पे, जिन बातों पे बीजेपी मोबिलाइज करती है, वहां ले जाने की कोशिश करेगी और वो कर रही है। ठीक है। नेहरा साहब, मुझे एक बात बताइए, पिछले मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने प्रोमिसेस किए थे, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो या बाकी चीजों के, हर बस में हम सिक्योरिटी गार्ड देंगे, हम सीसीटीवी लगाएंगे, क्या ये सब सवाल लोगों के जहन में आते हैं? नौकरी को लेकर हम देख रहे हैं दूसरे ये दावा कर रहे हैं कि 75% जो है नौकरियां हैं वो हम दिलवाएंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक विपक्ष ने जो है वो परसेप्शन बनाने की कोशिश की, चलो जिन्होंने 2000 तो कर दिया लेकिन लटका लटका के किया, हम आएंगे एक कलम से 5000 कर देंगे। कोई 5100 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या वो, चलिए आकाशवाणी आ रही, फिर इस सवाल के जवाब पे चलेंगे। आकाशवाणी आ गई है, यानी कि तीसरा राउंड 70 सीटों तक हम पहुंच गए हैं। और ये क्या है? ये तो जबरदस्त तरीके से कांग्रेस निकलकर सामने आई है, उभर कर सामने आई। बीजेपी 25 से 29 सीटें, कांग्रेस 24 से 28 सीटों पर पहुंच गई है 70 में से। जेजेपी 5 से 8 सीटें, एचएलपी 2 सीटों पर कायम है, आईएनएलडी 1 से 2 सीटों पर और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें आ रही हैं। यानी कि कांग्रेस नेक टू नेक फाइट में है बीजेपी के साथ इस वक्त। 70 सीटों तक हम पहुंचे हैं और इस वक्त कांग्रेस नेक टू नेक फाइट में नजर आ रही है। आप देखिए, ये जो दावा हो रहा था 75 पार का, इस वक्त जो सर्वे में नजर आ रहा है उससे उलट नजर आ रहा है। कांग्रेस नेक टू नेक फाइट में है। 70 में से 25 से 29 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो कांग्रेस भी जबरदस्त बढ़त के साथ 24 से 28 सीटों पर, यानी कि लगभग बराबर है। जेजेपी 5 से 8 सीटों पर पहुंची है, एचएलपी 2 सीटों पर कायम है, इंडियन नेशनल लोकदल 1 से 2 सीटों पर और अन्य के खाते में भी आप देखिए 2 से 5, कई जगहों पर निर्दलीय मजबूत है। नेहरा साहब, जल्दी से इस पे कमेंट करना है। काफी हद तक वास्तविकता के करीब है। ये मेरे ख्याल से एरिया भिवानी भी आ गया होगा इसमें और अहिरवाल भी मेरे ख्याल से इसमें इंक्लूड किया होगा। बात ये है कि अभी जो बात हो रही थी कि बीजेपी ने क्या नैरेटिव, अहिरवाल के कुछ हिस्से, हाँ, नैरेटिव सेट किए हैं। देखिए, इस इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने असली पॉलिटिशियन का रूप दिखाया है। आज से पहले इनकी परीक्षा ऐसी हुई नहीं थी। इन्होंने जितने भी नैरेटिव थे उनको नेगेटिव कर दिया है। उसकी मैं सीधी सी बात बताता हूं। हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्षा के कितने प्रोग्राम हुए? सोनिया गांधी, एक भी नहीं। एक होना था, वो कैंसिल हो गया। वो एक रणनीति का हिस्सा था। बात ये थी कि बीजेपी ये चाह रही थी कि ये मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस सोनिया गांधी हो, लेकिन इन्होंने बड़ी चतुराई से ना उसमें पलीता लगा दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकल मुद्दों पर फाइट होगी अब? यस। उन्होंने ये कहा कि बेरोजगारी पे आइए आप, हरियाणा में जो जातीय दंगे हुए थे उन पे बात कीजिए आप, कानून व्यवस्था पे बात कीजिए। बीजेपी की रणनीति ये थी शुरू से ही कि सोनिया गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगी, अपना भाषण देंगी, उससे अगली जो रैली होगी प्रधानमंत्री की होगी और वो उसके ऊपर बात करेंगे। इन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया। मतलब बहुत स्मार्ट खेल गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक असली जो पॉलिटिक्स स्मार्ट मूव है और इसका कांग्रेस के बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, शालिनी जी, आपको भी लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो चलता आ रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और जो सब कह रहे थे कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, जो बात नेहरा साहब कह रहे हैं मैं बिल्कुल उससे बिल्कुल सहमत हूं कि जब से भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आप को एसर्ट करना शुरू किया एज ए लीडर, जब से उन्होंने वहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की कि हाँ, मैं एक अपने आप में एक अकेला दम रखने वाला लीडर हूं हरियाणा में, जब उन्होंने अपनी रैली की उसके बाद से अगर आप देखते हैं तो जिस तरह की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उन्होंने किया है वो उन्होंने मुद्दों को लेके ही किया है और बिल्कुल बहुत सटीक तरह से उन मुद्दों पे जितना जरूरी है सिर्फ उतनी बात की है। और जो बात नेहरा साहब कह रहे हैं कि यहां से मोदी वर्सेस सोनिया जो है, जो एक डिबेट वो शुरू करना चाह रहे थे, उन्होंने उसको वो मौका ही नहीं दिया है ताकि बीजेपी को वापस लोकल मुद्दों पे ही आना पड़े। तो डेफिनेटली ये मैच्योर पॉलिटिशियन और ये वो उस पॉलिटिशियन का कदम है जो बहुत राजनीति में बहुत लंबे तरीके से रहा है और कांग्रेस
इस चीज में बहुत माहिर है, वो पॉलिटिकल लैंग्वेज समझती है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन खासतौर से हरियाणा कांग्रेस के जो लीडर्स हैं बिल्कुल। top most। सिर्फ ये है कि शायद हम टॉप लीडरशिप जब देखते हैं और कई जगह पे देखते हैं तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनकी, लेकिन जो हरियाणा वाले लीडर्स हैं वो हरियाणा की जनता क्या लैंग्वेज समझती है और इनडायरेक्ट मैसेजिंग कैसे की जाती है वो करना बहुत अच्छे से जानते हैं। नरूला साहब जी, ये जो आंकड़े निकल के सामने आए कि नेक टू नेक 70 सीटों में नेक टू नेक फाइट है बीजेपी कांग्रेस में, अगर ऐसा है तो क्या हम जो बात कर रहे थे कि बुढ़ापा पेंशन या विधवा पेंशन 2000 तो किया लेकिन 200 करके किया, और वो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर पार्टी जो विपक्ष की है उन्होंने अपने कैंपेन में भी इस्तेमाल किया, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं लोकल मुद्दे, क्या उनको भुना पाने में वो कामयाब नजर आ रहे हैं आपको? देखिए गौरव, मुझे नहीं पता तीसरे राउंड में कौन कौन सी सीटें हैं आपकी, और जहां तक मैं सर्वे देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा मेरा मत इससे भिन्न है कि ऐसी कोई ये बात ठीक है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी की पोजीशन डाउन हुई है, लेकिन किसकी अप हुई है ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आप सीधे तौर पे शायद आप मतदाताओं का मन पढ़ने में कामयाब हो गए हैं, बाकी यहां अभी कोई मतदाताओं का मन पढ़ने में कामयाब हुआ नहीं है, साइलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरह की नेक टू नेक फाइट है वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रही। मुझे नहीं मालूम अब कौन कौन से एरिया आपने तीसरे राउंड में ये बताए बरवाला से लेकर नारनौल तक का जो पूरा एरिया है वो एरिया है ये। हाँ, देखिए जब जिस अहिरवाल की आप बात कर रहे हैं उनकी मात्र अगर लोकसभा की 9 सीटें हैं, थोड़ा भिवानी को और इसको मिलाया जाए तो मेरे ख्याल से इन 10-12 सीटों में कांग्रेस करीब 2-3 पे फाइट रही है। आप गुड़गांव की 9 सीटें उठा के देख लीजिए कि आप कांग्रेस कितनी सीटों पे फाइट पे है, तो वो मैं थोड़ा सा इससे भिन्न हूँ। गुड़गांव तो ठीक है, गुड़गांव लोकसभा की 9 सीट हैं जिसमें अहिरवाल की भी 3-4 सीट आती हैं। आप बता दीजिए कि कहां कांग्रेस फाइट कर रही है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कहां अगर उसमें डिटेल में जाएंगे तो हमारा चौथा राउंड जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, हमें खत्म करना है। लेकिन मैं आपको एरिया बता सकता हूं कि ये हांसी बरवाला से शुरू होकर नलवा, लोहारू, बाडा, दादरी, भिवानी, तोशाम, भवानीखेड़ा, महम, कड़ी सापला, किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी, अटेली, महेंद्रगढ़ और नारनौल। ये इसका मैं बता देता हूँ, वो जो एरिया है वो उस एरिया की बात है। योगेश जी नहीं, बल्कि मैं इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। नरूला साहब से मेरे आइडिया बिल्कुल अलग हैं। अगर इसमें कह रहे हैं जैसे अहिरवाल की बात है, मुझे लगता है जो मैं यहाँ पे पहले भी कहता रहा हूँ कि शायद बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है कहीं ना कहीं। जो इन्होंने टिकटें जैसे जगदीश यादव को ये लेके बहुत सारे लोग आए, जगदीश यादव को लेके गए एंड ही वाज अ विनिंग कैंडिडेट। नहीं, इसमें एक चीज और मैं बीच में बताऊंगा। इसमें भिवानी और दादरी एक बड़ा सेगमेंट है, 6 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस सिर्फ भिवानी शहर में थोड़ी सी फाइट में है, बाकी दूसरे दल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकता है, बाकी 5 लेकिन आप देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं, मैं आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी नहीं, सॉरी, बीजेपी सॉरी मैं गलत कह गया, सॉरी सॉरी मैं गलत गया। बीजेपी सिर्फ भिवानी शहर में फाइट में है, बाकी बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। आपने जो सर्वे किया है, मेरा मानना ये है कि जो लास्ट डेज में मेरे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन आई हैं, उनमें यहां तक भी हुआ है जो जानी दुश्मन हुआ करते थे किरण चौधरी जी को भी मना के महेंद्रा जी के पक्ष में खड़ा कर दिया गया है। सीटें बता वो आपस में हरवाया करते थे एक दूसरे को। भिवानी शहर में मुकाबला है, देखिए कांग्रेस एक सीट पे डिटेल पे जाएंगे, बीजेपी वर्सेस जेजेपी, ठीक है ना। अब भवानीखेड़ा में है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ठीक है ना। और अपना लोहारू में है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और अपना दादरी में है जेजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट, और अपना जी ये बारडा में जेजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी नहीं है वहां। तो क्या है कि जो आपका तो मतलब आप में से कितने लोग सहमत हैं, ये जो नेक टू नेक फाइट अभी तक आया है उसमें से कितने लोग सहमत है कि ऐसा
हो सकता है और ये इस वजह से भी हो? मैं बिल्कुल सहमत। मैं इसमें शालिनी जी? मैंने आपको पहले कहा था कि जब ऐसा माहौल चारों तरफ होता है, अब हम एक बात कर रहे थे कि एक दो लोग फाइट कर रहे हैं इलेक्शन, एक प्रो बीजेपी जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, एक अगेंस्ट बीजेपी जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, उन्हें बीजेपी को हराना नहीं है। तो जब ऐसा कोई एक सेगमेंट तैयार होता है या ऐसी जगह एक एरिया तैयार होगा तो उसमें बीजेपी हारेगी, सारी सीटें हार जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आपने जो सबसे पहले शुरू किया, तो मैंने ये कहा था कि मैं इसको और ओवर साइड भी मान सकता हूं। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि कालका में जीतती रही है कांग्रेस, कालका में जीत जाएंगे, 2-4 और आपने बोली थी वो हो जाएगा। तो जैसे वहां पे मैं कह रहा था कि शायद लोअर साइड में रहेगी कांग्रेस, ऐसे ही गारंटेड अब बीजेपी लोअर साइड में रहेगी, रादर ऑन द लोवेस्ट साइड रहेगी। तो वो डेफिनेटली वो नीचे आई जाएगी। और आपने जो पहले आंकड़े बताए थे, उन आंकड़े के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। आपने पहले 17 के आसपास कांग्रेस बताई थी, उनको आपने 23 के आसपास बताया था, तो वो कांग्रेस कवर कर गई। और उसमें क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा आपने बताया इसमें। ठीक है शालिनी जी, क्या बार बार मैं उसी तरफ लेके आ रहा हूं, क्या हरियाणा के लोगों ने इस बार समझा है कि हमको नेशनल मुद्दों पर नहीं वोट करना है, हमको स्थानीय मुद्दे, हमको पानी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए? क्या ये मुद्दे लोगों ने समझे हैं, कैच किए हैं? देखिए गौरव जी, मेरे हिसाब से जो मुद्दे हैं और सिर्फ प्योरली मुद्दों की राजनीति, जो रैशनल बेसिस पे राजनीति की जाती है, मुझे नहीं लगता हमारा वोटर आज भी उसके लिए इतना तैयार है। हमारा वोटर आज भी काफी मुद्दे, जब तक की चीजें बहुत खराब ना हो, वो इमोशनल बेसिस पे वोट करता है। और अभी भी खट्टर सरकार के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि लोगों के मन में, जनता में उसके अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो। लेकिन ये भी है कि जैसे नरूला साहब कह रहे हैं, अच्छा, क्या ये हो सकता है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़े, बहुत सारे लोग आ गए, इधर से आ गए, उधर से आ गए और सब टिकट की रेस में आए, सबको ऐसा लगा कि उनको टिकट मिल जाए, कुछ सिटिंग एमएलएस भी आए, और उसके बाद हमने वो देखा कि मुख्यमंत्री को कोई चांदी का मुकुट पहना रहा है, वो कह रहे हैं गर्दन काट दूंगा, उसको लोगों ने वायरल किया कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट है जी। इस तरह से और भी चीजें आई, तो क्या इन सब का भी इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, हर चीज का अपना थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली है। बीजेपी जैसे कह रहे हैं कि कई जगह पर अपना सेल्फ गोल कर लेगी, क्योंकि कई जो उनके लीडर्स को टिकट नहीं दी गई है, तो बीजेपी में भी, और जो बाहर से आने वालों को दी गई है, तो बीजेपी में भी अंदर खलबली है और ये सब जानते हैं। और अब मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि ये हम बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखें। और मेरा ये मानना है कि हम ये देख सकते हैं कि कई जगह पे इंडिपेंडेंट्स हैं जो खेल बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो बात अभी जो आंकड़ा है उसमें 7 से 8 तक देखिए, ये बात प्रदीप, मैं एक बात योगेश जी, प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं। मैं एक बात बताऊं जल्दी से। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है, ये नहीं मान रहा। मेरा मत जो है वो डिफरेंस है। मैं क्या कहना चाह रहा था, मतलब नुकसान तो हो रहा है, सुनो, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान भी एक, लेकिन हम अगर हम 70 सीटों में दोनों को पैरेलल बराबर लेके चल रहे, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आकाशवाणी आ गई जी, यानी कि आखिरी राउंड में क्या निकल कर सामने आया? 90 की 90 सीटें, 38 से 45 बीजेपी और कांग्रेस 36 से 40 सीटें, जेजेपी 7 से 12, एचएलपी 2, आईएनएलडी 1 से 2, अन्य 3 से 7। और जैसे ही ये आंकड़ा 40 के आसपास आकर रुकता है, ये अन्य आईएनएलडी, एचएलपी, इनका जो इंपैक्ट है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए, ये नेक टू नेक फाइट है, 38 से 45। अगर लोअर साइड पे रहा तो बीजेपी बहुमत से दूर है, और अगर अपर साइड पे रहा तो भी बीजेपी आधे यानी 50% पे आएगा। फिर भी एक चाहिए होगा आपको सरकार बनाने के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस 36 से 40, अगर इतनी सीटें कांग्रेस ला पाई, लोअर साइड पे लाई तो भी फाइट में है, अपर साइड पे लाई 40 सीटें अगर लेके आ गई कांग्रेस तो जरूर फाइट में है। जेजेपी 7 से 12 किंग मेकर की भूमिका में, एचएलपी, आईएनएलडी और अन्य ये सब किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। यानी कि जो 75 पार का नारा था वो फिलहाल सर्वे में नजर नहीं आ रहा है। नेहरा साहब, बिल्कुल ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि इस परिस्थिति में कोई ताजुब नहीं कि एज कांग्रेस को मिल जाए। देखिए, अभी बात हो रही थी कि मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर राष्ट्रीय मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाता तो क्या ये निर्दलीय या छोटी पार्टियां आगे आती? नजर ही नहीं आती है। नजर ही नहीं आती है। बहुत सारी जगह है, कम से कम मैं 12 सीटें गिनवा सकता हूं जहां पे निर्दलीय के साथ फाइट है, बीजेपी की या कांग्रेस की। तो मुद्दे नहीं है। अब बात हुई थी मैनिफेस्टो की, चल रही थी,
जो संकल्प पत्र इन्होंने नाम दिया अपना, नाम बदलने में माहिर रहेंगे तो उसमें इन्होंने पहला जो वायदा किया है वो ये किया है कि किसान की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। ठीक है ना, 2020 तो आ ही गया, 2 साल हैं। अब ये बताएं कि अभी सरसों की फसल पूरी हुई थी तो इन्होंने एक टैग लगा दिया था कि एक जमींदार या किसान अपनी प्रति एकड़ इतने क्विंटल से ज्यादा बेच नहीं सकता, सरकार उसकी खरीदेगी ही नहीं। ठीक है, उसको औने पौने दामों में बेचनी पड़ेगी। जब ये खरीद ही नहीं सकते और वादे कर रहे हैं आप दुगनी करने के 2 साल में, आप कम से कम ये वादा करिए कि 2 साल के अंदर हम इस काबिल हो जाएंगे कि तुम्हारी सारी फसल खरीद लेंगे। और तुर्रा ये है कि उस संकल्प पत्र अभियान के मुखिया कौन? कृषि मंत्री। और कृषि मंत्री के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी सीट फंसी हुई है, बादली। तो बात आप गहराई से देखिए, मुद्दे बिल्कुल स्थानीय हैं और उसी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। ठीक ये है, इसके साथ जो हम बात कर रहे थे ना सेल्फ गोल वाली, मैंने भी ईमानदारी से एक्सेप्ट किया था कि गुड़गांव की सीट जो है वो बीजेपी की है, उमेश अग्रवाल लड़ते हैं तो, और वो नरबीर अगर लड़ते हैं तो उनकी है। लेकिन फरीदाबाद में विपुल गोयल, हम ये बातें करते थे ऑफ द रिकॉर्ड भी और वैसे भी, तो उसी टाइम हम मानते भी थे कि हाँ 75 पार हो सकती हैं, 75 के आसपास भी पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, या तो ये आत्मविश्वास में है या इनको इतना घमंड या इतना गरूर हो गया कि हम जिसको खड़ा करेंगे वही जीत जाएगा। इन्होंने अपने आप बिना बात फाइट में ले आए ये सीटों को इनको, और फाइट में ले आए तो देखो जैसे अभी नरूला साहब कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस गेन करे या ना करे, बट कभी भी राजनीति हो, जिंदगी का ग्राफ कभी भी एक जैसा नहीं चलता। या तो ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा आपका या एकदम नीचे आएगा। और इस माहौल में जब कांग्रेस की कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था और आपका सर्वे जो दिखा रहा है, मैं इसको लोवेस्ट साइड भी अगर मान लूं तो अभी 2 दिन ग्राफ अगर और ऊपर चला गया तो बीजेपी से ऊपर चले जाएंगे ये लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी संभावना है, एक बार चौटाला साहब 32 पे अटक गए थे तो उन्होंने बाद में कहा यार मैं तो सोचा ही नहीं था मेरी सीटें इतनी आ सकती हैं। तो हो सकता है कांग्रेस के साथ भी ये हो, वो भी सोचो हो हमने तो सोचा ही नहीं था हमारी सीटें इतनी आ जाएंगी। ऐसे होता है, क्योंकि जो अंडर करंट है, जैसे नेहरा साहब बता रहे हैं, ये किसानों का मुद्दा है, रहेगा, इस पे वोट डलेगी। मोदी जी जितना मर्जी जोर लगा लें यहाँ पे उनको बहकाने का, गुमराह करने का, कहता हूं मैं तो सीधे सीधे शब्दों में, उन्हें क्या मिलने वाला है। और एक बात और भी हमने यहाँ पे भी बात की थी, अब इलेक्शन पर्सनैलिटी ऑफ हरियाणा आ गई है क्लियर कट, कि हुड्डा जी के सामने कौन, उनके सामने कौन है, उनके सामने है खट्टर जी। खट्टर जी की पर्सनैलिटी मैं आज फिर कह रहा हूं, वो हुड्डा जी के सामने एज ए सीएम जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत नीचे पड़ते हैं। ठीक है शालिनी जी, हम एक बीच में चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जब आ जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि जिसको टिकट नहीं मिली वो नाराज है, वो भीतर खाने खेल करता है। लेकिन टिकट बंटवारे में क्या बीजेपी ने इस बार कई जिताऊ कैंडिडेट्स जो थे उनको दरकिनार करके सेल्फ गोल कर लिया? यहां पे भी देखिए डेफिनेटली सेल्फ गोल तो किया ही है और कुछ एक्सटेंट तक उसका डैमेज होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि इस वक्त इलेक्शन किस तरफ बैठेगा, वो जब हम हरियाणा की वोटिंग पैटर्न्स देखते हैं तो सबके अपने अपने इंडिपेंडेंटली वोटर अपनी सोच रख के एज एन इंडिविजुअल नहीं वोट करता है, कम्युनिटीज वोट करती हैं और कोई किसी के खेमे में होता है, कोई किसी के खेमे में होता है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले कुछ सालों में जो उनके ट्रेडिशनल लीडर्स थे अपनी अपनी कम्युनिटी के, अपनी अपनी जगहों के, उन लीडर्स ने वो लीडरशिप रोल नहीं दिखाया जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। तो अब ये जो पूरा जो सेगमेंट है, ये वोट बैंक्स जिस तरफ किस तरफ जाएंगे, किसकी सुनेंगे और उनका दिमाग क्या चल रहा है इस वक्त, कि क्या वो अभी भी अपने उन लीडर्स के साथ जाएंगे या वो बिल्कुल ही नए किसी को वोट देना चाहेंगे, जिसमें से क्या वो बीजेपी कैंडिडेट को देना चाहेंगे या किसी इंडिपेंडेंट को देना चाहेंगे। ये चीज बहुत मायने रखने वाली है। ठीक है प्रदीप जी, हम जब बात कर रहे हैं कि कुछ विनिंग कैंडिडेट्स थे जो उनको हम भी मानकर चल रहे थे, हालांकि वो जनता के मूड का किसी को नहीं पता, लेकिन इनको हम भी मान के चल रहे थे ये विनिंग कैंडिडेट्स हैं, ये जीत जाएंगे, उनकी टिकट काटना क्या उसकी वजह से भी असंतोष का भाव होता है? कि बिल्कुल इसका सीधा फर्क पड़ा है। जिस ओवर कॉन्फिडेंस ने बीजेपी को आज उस पर ला दिया है। देखिए मैं मान रहा हूं, मेरी आज भी मानना है कि 12 निर्दलीय कम से कम होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 12 निर्दलीय होंगे तो कांग्रेस 35 कभी भी नहीं ले सकती।
मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, अगर 12 निर्दलीय होंगे। आप सराउंडिंग में देखिए, आप अपनी 20 सीटें उठा लीजिए, 18 सीटें उठा, फरीदाबाद लोकसभा, गुड़गांव लोकसभा, 18 विधानसभा सीटें बनती हैं। आप देख लीजिए कांग्रेस कितने पे फाइट पे है यहाँ। आप बता दीजिए कि गिनती की आप कैसे, हाँ जहां भी है निर्दलीय है, अगर कहीं मेवात का जेजेपी साइड ले है, लीजिए, कहीं निर्दलीय है, कहीं जेजेपी है, कहीं बीएसपी है। ये फाइट में हम देख रहे हैं। हम आप मतलब बीजेपी का लॉस तो है इस एरिया में भी, इस एरिया में कांग्रेस का बहुत गढ़ रहा नहीं। मैं मान रहा हूं कि बीजेपी का लॉस बिल्कुल है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस 35 सीट पे पहुंच जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान है, अभी 2 दिन का मौका है, कांग्रेस चाहे देखो, तो चाहे कांग्रेस के चाहने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी के चाहने से कुछ नहीं होगा, जो जनता चाहेगी वो होगा। ऐसा है, या हमारे और आपके चाहने से भी कुछ नहीं होने ठीक है, जा लेकिन जनता को 2 दिन में कन्विंस तो कर सकते हैं ना। वो देखिए, वो ये बहुत कन्विंस ही करते आए हैं सब लोग। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नहीं, देखिए, मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूँ। मेवात पर रहने वाला हूँ। मेवात में आखिरी रात को कत्ल की रात कहते हैं, और बड़े बड़े इलेक्शन पलट जाया करते हैं आखिरी रात में। तो अभी कत्ल की रात है, बाकी सारे इलेक्शन अभी मैं एक बात करता हूँ, मैं आंकड़ों पे आता हूँ। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें, 47 पे बीजेपी तब पहुंची थी जब उन्होंने ड्रास्टिकली एकदम 24% का जंप लिया था पिछली बार। ठीक है, अब वो जंप 24% का नीचे आने वाला है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा अगर नीचे ना भी मानूं, 4% नीचे आएगा ही आएगा। तो वो 4% पे जैसे आता है तो 30% के आसपास आ जाएंगे। कांग्रेस लोवेस्ट साइड पे थी तो उस टाइम पे 22% के आसपास थी। कांग्रेस गेन करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप 30 मान लो, 25 मान लो सीटें, बट 30% के आसपास वो अगर वो पहुंच गए और 30% के आसपास बीजेपी पहुंच गई तो टक्कर तो हो गई। अब दूसरी बात करता हूं, जब कभी 15% से लेके 20% वोट इंडिपेंडेंट्स को गई है, तभी 10 से लेके 15 और 20 के बीच में इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, ये आंकड़े बताते हैं। ठीक है, तो 20% वहां, 60% यहां, और उसके बाद इनेलो, जेजेपी ये भी कुछ ना कुछ लेंगे ना। तो ये आपका आंकड़ा मुझे लगभग एकदम ठीक नजर आ रहा है। अब वो 1-2% के हेरफेर में नंबर ऑफ सीट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस, ये सर्वे है, ओपिनियन पोल है, वो 1-2% के मार्जिन ऑफ एरर रहता है। लेकिन अब तक जो हमने 12 तारीख से 18 तारीख, बहुत दूर भी नहीं है इलेक्शन से, वोटिंग वाले दिन से, तो लगभग मूड जो है। नेहरा साहब, जल्दी एक आखिरी कमेंट, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखो, हमने एक बड़े राजनीतिक घटना पे चर्चा नहीं की, हाँ। और जिस पे करनी चाहिए जल्दी से सर, वो ये है कि इनेलो का क्या है। इनेलो का जो वोट बैंक था वो 25, 26, 23% तक रहता था। ठीक है ना। और जैसे ही इनेलो टूटी, लोकसभा में वो सेगमेंट आ गया, जेजेपी के पास रह गया 6% और इनेलो के पास रहा 1%, टोटल 7%, बाकी 20% कहां गया? अब वो 20% की हम चर्चा क्यों नहीं करें? वो क्या है? वो पार्लियामेंट में बीजेपी को चला गया, ज्यादा पार्लियामेंट में वो कुछ चला गया, ज्यादा बीजेपी की पोर्शन तरफ चला गया कांग्रेस की तरफ। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? देखिए, अब जातिवाद की बात आनी निश्चित तौर पे, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग। इनेलो का जो वोट बैंक था वो जाटों में था। ठीक है ना। अब जाटों के आगे दिक्कत क्या आ गई कि हमारा नेता कौन हो? उनको ये है कि इनेलो में कुछ नहीं बचा, जेजेपी इतनी काबिल है नहीं कि वो अपने बलबूते पे सरकार बना ले। अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा फैक्टर है। किसके पास जाए वो? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। किसके पास जाए? जल्दी अब बहुत थोड़ा सा, शालिनी जी 10 सेकंड जल्दी से। जी, देखिए, नेहरा साहब जो कह रहे हैं उस बात में दम है, और हम लोग शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि ये उनका अब नेता कौन, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा उन्हें दूसरा कोई नेता नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये एक चीज और बहुत ध्यान में रखने वाली है कि ये वाले जो वोट्स हैं जो हम कह रहे हैं कि जो बीजेपी से कटेंगे, तो वो वोट्स ये अज्यूम न करें कि वो कांग्रेस के पास जाएंगे, वो वोट्स इंडिपेंडेंट्स के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, योगेश जी जल्दी से 10 सेकंड। वो तो वोट तो जाएंगे ही। और एक बात और जल्दी बता से, दूं, सर्वे ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं कह रहा हूं अभी वो कत्ल की रात जो बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस को ही गेन होने वाला है, देख लेना। ठीक है, और मेवात में कत्ल की रात किधर होगी वो भी देख लेना। और एक चीज और है, ये चीज जनता के बीच में, चाहे अभी तक सिचुएशन इतनी खराब नहीं हो कि लोग बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पे पहुंच जाएं, लेकिन जो बीजेपी की एरोगेंस है उसके अगेंस्ट लोग खड़ा होना शुरू हो गए हैं, वो एक विपक्ष ढूंढ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो नेक टू नेक फाइट नजर जरूर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज का सुपर सर्वे, और सुपर सर्वे में जो नतीजा निकलकर सामने आया है, हरियाणा न्यूज के सर्वे में किसी को बहुमत का आंकड़ा
नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है। शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस उनका हो जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, या उन्होंने बहुत आसानी से ले लिया हो चुनाव को। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत बिल्कुल भी हासिल नहीं हुआ। नजदीक जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला है। तो हरियाणा न्यूज ने अपना सर्वे आपके सामने रख दिया, लेकिन जाते जाते एक अपील आपसे जरूर करेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो जब 21 तारीख को वोटिंग का दिन हो, आप घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके आने वाले 5 साल आपका विधायक कौन होगा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, यह आपका वोट तय करेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।